गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पैसिफिक एकेडमी में। आज से आपकी मैनेजमेंट की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसको हिंदी हम सामान्य प्रबंधन के नाम से जानते हैं। इसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपका मैनेजमेंट का पटवारी में सिलेबस क्या है। पटवारी हो या कोई भी और परीक्षा जो आप देने वाले हैं, प्रबंधन सामान्य प्रबंधन के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न अभी तक बने हैं और आगे भी बनेंगे, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। प्रबंधन पाठ्यक्रम क्या है, आप इसके बारे में जान लो। सबसे पहले मैनेजमेंट सिलेबस। सिलेबस तो आपका जो है, क्योंकि आप जानती हैं कंपटीशन एग्जाम्स में केवल उन्होंने मैनेजमेंट लिख के आपके लिए दिया है, तो आपको जो है सब पढ़ना है। क्या करना है? सब पढ़ना है। तो मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स, एचआर बोलते हैं इसको। इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है और अकाउंटिंग क्या है। इसमें लेन देन के बारे में जानकारी जो रहती है, किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल रिलेटेड जो जानकारी रहती है कि जो मनी आ रहा है वो उसका कैसे यूज करना है, कितना आया कितना गया, ये सारी चीजें अकाउंटिंग। और उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड AS1। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी अकाउंटिंग से पूछे जाते हैं कि बैलेंस शीट अगर आपको बनानी है, क्या बनाना है? बैलेंस शीट किसी कंपनी के, तो जो बैलेंस शीट आप बनाने वाले हैं वो किस फॉर्मेट में रहेगी। तो ये जैसे हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे इंग्लिश को आपको लिखना है तो A कैसे लिखेंगे हम, B कैसे लिखेंगे या C कैसे लिखेंगे, उसी तरह अकाउंटिंग में कोई चीज आप कैसे लिखेंगे उसका जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल और एक स्टैंडर्ड होता है। वैल्यू एंड रिटर्न, किसी भी कंपनी में जो सामान आपने खरीदा या बेचा उससे संबंधित जो पूरी चीजें कि आज उसकी वैल्यू क्या है, कोई जो बिजनेस कर रहे हैं उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, ये सब पढ़ाई हम इसमें करेंगे। फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने पैसे का या जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे आने वाले हैं उसको कैसे मैनेज करोगे और उसको कहाँ अच्छे से अच्छा इन्वेस्ट करें कि हमको क्या मिले, रिटर्न मिले। तो उसकी सारी चीजें अपने को इसमें पढ़नी है। और स्ट्रेटजी यानी कि आपको रणनीति बनानी है। क्या बनानी है? रणनीति बनानी है। किस चीज की रणनीति बनानी है? वो सब चीजें फाइनेंस की जो रणनीति बनाने वाले हैं या मार्केटिंग की जो रणनीति बनाने वाले हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से क्या काम होगा, उसकी जो रणनीति बनाएंगे उसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब रणनीति बन गई, अब अपने को कार्य शुरू करना है। प्रोडक्ट बन गया तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार। तो क्या करना है आपको? उस प्रोडक्ट का प्रचार शुरू करना। उसके बाद आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से संपर्क रखते हैं। हम लोग मार्केटिंग का मतलब क्या जानते हैं? मार्केटिंग मतलब बेचना है, क्यों? यही है ना? नहीं, सेल्स माने बेचना होता है। क्या होता है? सेल्स। तो फिर मार्केटिंग वर्ड क्यों आया? मार्केटिंग मतलब होता है आप प्रोडक्ट की और अपनी सर्विसेज की वैल्यू बता रहे हैं कस्टमर को कि देखो आपके जीवन में कितना बदलाव होने वाला है अगर आप हमारा ये प्रोडक्ट लेने वाले हैं। तो मार्केटिंग का मतलब होता है वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इंटरनेशनल टर्म्स, क्योंकि आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और कंपटीशन में ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी टॉपिक्स आएंगे या प्रश्न आएंगे। तो कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है कि जो आप प्रोडक्ट देश से बाहर भेजने वाले हैं वो एक्सपोर्ट, और जो प्रोडक्ट हम अपने देश में नहीं बना पा रहे हैं दूसरे देशों से लेना पड़ रहा है तो वो इंपोर्ट। अब इंपोर्ट को याद रखने के लिए क्या कर लो, इन मतलब देश में आया। कुछ बच्चे इसी दो टर्मिनोलॉजीज में भी आज आज तक कंफ्यूजन में है कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो आपको बिल्कुल बेसिक से सिंपली बता रहा हूँ मैं सारी चीजें कि इंपोर्ट मतलब इन, कोई प्रोडक्ट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया, किसी और देश से आया, तो उसका मतलब होता है इंपोर्ट। और जो आपने बाहर भेजा वो एक्सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपको पता है सारी सरकारों का फोकस किस चीज पे है? आत्मनिर्भर भारत। किसके ऊपर है? आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत में क्योंकि आत्मनिर्भर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो प्रश्न बनने के चांसेस हैं ही। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न वहीं से बनता है जो ज्यादातर न्यूज़पेपर में रहता है या करंट अफेयर रहता है।
कभी कभी पुराने फैक्ट्स पूछ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर उस फैक्ट को भी पूछा गया होगा तो इसीलिए क्योंकि वो न्यूज में रहा। ठीक है, तो जब आपको पता है कि सरकार का पूरा फोकस ही एंटरप्रेन्योरशिप पे है और इम्पोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस पे है, तो इन टॉपिकों को भी अपने को क्या है, कवर करना है। ठीक है, तो ये आपका शुरुआत है। ठीक, अब अपन सबसे पहले ये जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक, एक मिनट में इसको जरा, आज अपन मैनेजमेंट का पहला टॉपिक देखने वाले हैं और या इसका सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके जो 4-5 टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग बच्चे जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो देख लें कि प्रबंधन क्या होता है। पहली बात तो ये क्या है, ये प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनसे मैं यही कोशिश करूंगा जुड़ने की कि आप भी जो है नोट करते जाए। मैं बता रहा हूँ हर चीज को हिंदी में भी, क्योंकि इंग्लिश का टर्म है मैनेजमेंट, तो आप अगर इंग्लिश में टर्म सीख के जाओगे तो वो आपका ज्यादातर प्रश्न गलत होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश को ही प्रायोरिटी दी जाती है कि क्वेश्चन अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में गलत है तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको मान्यता दी जा रही है। और क्योंकि हर चीज की हिंदी नहीं होती, तो आपको कुछ ऐसे टर्म्स जो इंग्लिश में ज्यादातर अच्छे हैं और प्रचलित हैं उनको सीख जाओगे, तो वो अगर प्रश्न में आते हैं तो आपको उनको एलिमिनेट करना आसान रहेगा। तो इसलिए कोशिश करिए, क्योंकि आपकी इंग्लिश की क्लास हो चुकी है तो मतलब आप इंग्लिश इतना तो पढ़ चुके हो या आपको समझ में आने लगी होगी। ठीक है, तो प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, तो आपको पहले पढ़ना है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अप्रोचेस क्या रहे हैं मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के सिद्धांत क्या रहे, उनको कैसे अप्रोच करा, किसी चीज को कैसे क्या मैनेज करते हैं, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। ये वाला अप्रोच न्यू क्लासिकल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल्स एंड रोल यानी कि जो प्रबंधन होता है या पूरी जो टीम होती है उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए उसके अंदर, और वो क्या क्या दायित्व अपने निभाएंगे। प्रबंधन के अंतर्गत कोई भी संस्था में जो काम करने वाला मैनेजर है, मैनेजर क्यों बोला, क्योंकि वो मैनेज कर रहा है किसी चीज को, क्या कर रहा है, प्रबंध कर रहा है उस चीज को। ठीक है ना, तो प्रबंधन जो करता है उसको प्रबंधक बोलते हैं। ठीक है, तो मैनेजर यानी कि प्रबंधक, तो उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए प्रबंध करने के लिए। किसी चीज का प्रबंध करते हैं हम तो हमारे अंदर गुण होगा तभी तो आप उसका प्रबंधन कर पाएंगे। और आपको कौन कौन से दायित्व और अपने रोल्स निभाने हैं ये मैनेजमेंट में हम जानने वाले हैं। फिर उसके बाद एक कम्युनिकेशन टॉपिक जो रहता है कि आप अगर किसी चीज को मैनेज करोगे, मनुष्य को मैनेज करना है, कर्मचारियों को मैनेज करना है अपनी संस्था में, तो कर्मचारियों को मैनेज करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, उनसे दिन भर अपने को क्या करना है, बातचीत करना है, संचार करना है, क्या करना है, उनसे काम भी कराना है, तो उनको प्रॉपर वे में बताओगे तो काम हो पाएगा। तो इसलिए क्या पढ़ना है अपने को, कम्युनिकेशन पढ़ना है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से अगर बात ही नहीं करे और वो सोच के चले कि दूसरा मैनेजर मेरा कार्य कर देगा, तो इस तरह से अपने को जो मिसकम्युनिकेशन होता है या कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है वो सारी चीजें ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये रोल भी आपके अंदर होना चाहिए। तो उसके बाद मैनेजर क्या करता है, वो अपने डिसीजन मेकिंग लेता है, अपने निर्णय करना है। आपको ही तो निर्णय करना है कि कोई प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि नहीं करना। जैसे आपको अपने आप निर्णय ले चुके कि पटवारी का फॉर्म भरना था कि नहीं भरना था, तो आप भर दिया, है ना, तो भर दिया तो आपने क्या कर लिया, एक डिसीजन तो ले लिया। अब दूसरा डिसीजन ये ले लेके सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपने दूसरा डिसीजन लिया। तो ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसी तरह रोज ऑर्गेनाइजेशन के जो रोज के डिसीजन है, एक मैनेजर को क्या करना पड़ता है, रोज डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे किसी को निकालना है, किसी को जोड़ना है। ठीक है, किसी संस्था में अगर माइक चालू है कि नहीं, आवाज आ रही है ना सबको, ठीक है, तो इस तरह आपको ये सारे मैनेजमेंट के कार्य अपने को देखने। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन टाइप्स, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे एमएनसीज होती हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेवल की कंपनी हुई, राज्य लेवल की कंपनी हुई। एक ऐसी कंपनी जो केवल अपने ही
जिले में काम करती है, तो वो छोटे लेवल के स्तर की जो कंपनियां, उनके अंदर प्रबंधन के क्या क्या कार्य रहेंगे, वो कितने काम आएंगे, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं इस वाले टॉपिक में। ठीक है, अब आती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अभी बताया ना कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक कंपनी। अब देखो, जैसी कंपनी बनी, जैसे ही लोग जुड़े आपसे, तो क्या होगा, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको लोगों ने जोड़ तो लिया आपने, अब क्या होंगे, कार्य करवाने उन पे, तो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर बनना चालू हो जाता है कि क्या है, संस्था किस तरह की है। जैसे होता है ना, बहुत सी संस्थाओं के आपने सुना होगा, वहां तो पॉलिटिक्स होती है, वहां लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, वहां पे तो जो है बहुत अच्छा कार्य होता है, एक अच्छी संस्था है वो। तो उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर किस तरह की रहती है, उनके अंदर जो काम चल रहा है वो किस तरह का काम चल रहा है, उसके बारे में पूर्ण पढ़ेंगे। फिर क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ेंगे, अपने पर्सनैलिटी पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी यानी कि वो जो आदमी कार्य करने वाला है वो कैसा है। जैसे होते हैं ना, कुछ लोग आलसी होते हैं, कुछ लोग एक्टिव होते हैं, कुछ लोगों को क्या आदत होती है, कोई उनके ऊपर हो तो दबाव में कार्य अच्छा करते हैं, कोई ना हो तो भी अच्छा कार्य करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी पर्सनैलिटीज है उनके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद परसेप्शन, मोटिवेशन, ग्रुप बिहेवियर, यानी कि जैसे आपका जो है, कोई आता है बिल्कुल हरा थका आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में आके बैठ जाएगा, जबरदस्ती कार्य कर रहा है वो, है ना, तो वो क्या है, वो मोटिवेशन नहीं है उनके अंदर, है। तो कैसे मोटिवेशन बढ़ाएं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उन सबके लिए क्या आई, थ्योरियां आई, कि देखो मोटिवेशन थ्योरी है आपकी। फिर लीडरशिप थ्योरीज आई, कैसे कि वो मैनेजर काम नहीं करा पा रहा, अब मैनेजर कुछ प्रलोभन दे रहा है या कुछ डांट फटकार रहा है, तो उस तरह की जो चीजें होंगी, तो वो सब क्या होंगी, कि आप जो लीडर है, जो मैनेजर है, वो जो लीडर है, उसके अंदर जो थ्योरी आई कि वो उस लीडर ने उस कार्य को कैसे पूरा करवाया, तो उस कुछ चीजों को क्या कर दिया, फिर यूनिवर्सल कर दिया और उनको जनरल टर्म्स में लिख के बढ़िया। और कोई भी संस्था उसको अगर नियम को लागू करती है तो उस नियम से कार्य हो जाएगा, ऐसी थ्योरियां कुछ बनी। फिर ग्रुप डायनामिक्स हुए ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आपको पता है, 2 से 4 लोग अगर जुड़े तो क्या बन गया, एक दो ग्रुप बन जाएंगे, 2 लोग इकट्ठा, 3 लोग इकट्ठा, एक अकेला, है ना। तो वो जो दो दो लोगों का ग्रुप बना है, तो वो किस तरह का ग्रुप है, कोई उद्यम करने वाला ग्रुप है, कोई कार्य करने वाला ग्रुप है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, या कोई क्रिएटिव ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरह के बिहेवियर अपन ग्रुप में जानेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस मैनेजमेंट का बहुत सारा है। अब अपन क्या जानने वाले हैं, अपन जानने वाले हैं सीधा कि आपका जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एचआर के कुछ टर्म्स हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग लिखते रहे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो क्लासेस में लिखा ही हुआ है पीपीटी पे। ठीक है, तो अब आ गया एचआर। एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानव संसाधन, यानी मनुष्य है और वो हमारे लिए क्या है, एज संसाधन है। जैसे वाटर इज ए रिसोर्स बोलते हैं ना, पानी हमारे लिए क्या है, संसाधन है, मिट्टी हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, मनुष्य एक संसाधन का कार्य कर रहा है। उसमें जो कार्य करते हैं लोग, वो सब क्या है, उस संस्था के संसाधन। तो संसाधन है, उनका हमको क्या करना है, उनको मैनेज करना है। अब सोचिए आपके पास 50 लोग हैं, लेकिन 50 के 50 ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कुछ नहीं करते हैं, रोज आते हैं, बैठ के चले जाते हैं। तो फिर वो क्या मैनेजमेंट हुआ, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया, कुछ नहीं, आपकी सैलरी भी जा रही है, पर डे के खर्चे भी हो रहे हैं, वो जो क्योंकि आ रहे हैं। तो उनको हमको क्या करना है, कुछ कॉन्सेप्ट आए थे कि देखो भैया, कुछ फ्रेमवर्क बनाए गए, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्रेमवर्क होते हैं उस तरह के फ्रेमवर्क बनाए गए। फिर उसके बाद ये बताया कि देखो आपको क्या करना है, लोगों को बुलाना कैसे, तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेंगे, लोग बुलाने, तो उसका क्या, फिर उनका सिलेक्शन कैसे करना। जैसे कि आपका तरीका क्या है रिक्रूटमेंट का, पटवारी का जो आपने फॉर्म डाला है या किसी भी एग्जाम का जब आप फॉर्म डालते हैं, तो वो एक तरीका होता है, कि तरीका क्या है, कि ऑनलाइन सीवीटी बेस्ड पेपर होगा। उस पेपर में जो आप नंबर पाएंगे, उस नंबर के आधार पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या है, हमने क्या निकाला, ओपन चैलेंज। क्या कर रहे हैं हम यहाँ, ओपन चैलेंज दिया जा रहे हैं, खुली चुनौती दी जा रही है, खुली चुनौती के थ्रू पटवारी की परीक्षा ली जा रही है, कि जिसको आवेदन करना है करो, और हम आपके तरीके से अपना सिलेक्शन लेंगे अपने तरीके से। ठीक है, तो ओपन चैलेंज क्या है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
अब सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन होगा सर मेरिट बेस होगा, मेरिट आनी चाहिए आपकी। तो ये सिलेक्शन के हम तरीके पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन तो फिर आपको प्लेसमेंट किया जाता है। जैसे आपको कौन सा जिला देना है, आप किस पद लायक हैं, आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आप किस पद पर कार्य करेंगे तो ज्यादा अच्छा कार्य करेंगे। ये सब चीजें क्या करेंगे हम प्लेसमेंट में डालेंगे। इंडक्शन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप गए तो आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि हम कैसे कार्य करें। जैसे अपन घर जाते हैं ना, किसी नए घर भी गए ऑर्गेनाइजेशन, चलो बड़ी बात हो गई। आप ये बताइए जब आप रिलेटिव के घर जाते हैं किसी, आप बिल्कुल सेम समझिए कि आप एक रिलेटिव के घर गए तो रिलेटिव क्या करता है, सबसे पहले आपको अपना पूरा मकान अपने घर वालों के बारे में बताए, ठीक है। तो जैसे शादी के बाद कोई नया आपके घर आता है या आप किसी के बाद पहली पहली बार जब जाते हैं शादी के बाद, तो आप क्या करते हैं, वो आपको पूरा पूरे परिवार से मिलाएगा, फिर अपनी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मतलब पूरे घर के बारे में बताएगा। तो वो घर भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेम तो ये क्या होता है इंडक्शन में, इंडक्शन क्या करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब चीजें बताता है कि देखो ये मैनेजर सर हैं, ये मैनेजर मैडम हैं, ये जो है एचआर है आपके, ये हमारा जो है एमडी है, या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने यहाँ से ऐसे ऐसे कार्य होता है, इतने डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये क्या किया इंडक्शन प्रोग्राम में, आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी दे दी। तो ये जो जानकारी देना होता है वो होता है इंडक्शन प्रोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद चलो आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी और डेवलपमेंट हो जाए। ट्रेनिंग के भी तरीके होते हैं, ऑन रोल ट्रेनिंग, डायरेक्ट आपको जो पद निभाना है उसी पद के लिए ट्रेनिंग के लिए क्या कर दिया, आपको वहां बिठा दिया कि अब चलो आप इसके साथ साथ कार्य करना सीखिए। तो इस तरह उन्होंने क्या करा, कार्य करना आपको सिखाया। फिर आपका डेवलपमेंट, अब आपने कही सर, अब कुछ बच्चों को बहुत बड़ी आपत्ति चल रही होगी इस समय जो पटवारी के फॉर्म भर रहे हैं कि देखो कि सर आपने इंग्लिश भी कर दी है ना, कंप्यूटर भी कर दिया ना। अब आप सोचिए कि जब आप ट्रेनिंग कराते हैं, आप एक पटवारी पद पर जब ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या आना चाहिए, कंप्यूटर भी आना चाहिए और इंग्लिश भी आना चाहिए। आजकल आप देख लीजिए रेंट एग्रीमेंट भी हिंदी में नहीं बन रहे हैं। तो जब आपको कार्य ही वो करने हैं कि आपको रेंट एग्रीमेंट पढ़ने हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करना है दिन भर, तो वो सब कार्य ही जब इंग्लिश में हो रहा है तो फिर आप क्यों लगे हुए हैं कि हिंदी में तैयारी करेंगे, हिंदी में ही पेपर देंगे और कार्य जाके आप इंग्लिश में करेंगे, है ना। तो आपको सीखनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा हमको, हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इंग्लिश की। या फिर आप बोलोगे कि कंप्यूटर सर हमको तो आता ही नहीं है, पटवारी मतलब शैक्षणिक संस्थाएं या जो आपकी प्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट सेल है वो क्या कर रही है, गलत कर रही है। गलत नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, एक पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच अपना रही है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन का उनको क्या नहीं पता, फ्रेमवर्क नहीं पता किसी पटवारी को, या स्ट्रक्चर नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे कार्य करती है, तो वो क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जो है डीएम के आदेश जो है पटवारी ने नहीं माने, ठीक है। तो जब आपको बताया गया कि हायरार्की जो होती है कि आपको जो है पद सोपान जो होता है कि आपका पद छोटा है और डीएम का पद बड़ा है, तो जो डीएम के आदेश है वो मुझे मानने हैं। तो ये सारी चीजें फिर ये, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि उन्होंने क्या करा, एक परीक्षा दी और आ गए। इसीलिए मैनेजमेंट इन्होंने इसमें इंक्लूड करा कि आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, कम्युनिकेशन आप सीख जाओ, कैसे कम्युनिकेट करना है, सीनियर से कैसे कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, फॉर्मल कैसे होती है, ठीक है। सेम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपको कंप्यूटर सिखा रहे हैं वहां ले जाके। सोचो कि जो कंप्यूटर आपको 12th के बाद सीख लेना चाहिए था या ग्रेजुएशन के बाद सीख लेना चाहिए था, वो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी पर डे जो सैलरी जा रही है वो अलग, बल्कि सरकार को आपके ऊपर खर्चा और करना पड़ रहा है कि आप अभी यहाँ आने के बाद कंप्यूटर सीखें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है ना, तो सेम इसीलिए उन्होंने क्या कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर आपको आनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस में ही उन्होंने डाल दिया, कर लो अब अब आप पढ़ के आओगे, ठीक है। कोई चीज का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उनको ऐसे लोग चाहिए, कैसे चाहिए, तो ये एचआर का पूरा पार्ट है, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आप उनको कैसा रिसोर्स चाहिए, संस्थाओं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बन रही हैं, या सरकारी सिस्टम भी एक संस्था है कि नहीं। आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वो डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम कर रहा है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का जो खर्चा है, जॉब एवेल्युएशन जो है, कंपेंसेशन मैनेजमेंट, यानी क्या वो क्या कर रहे हैं आप, अब जैसे पटवारी पद पर आप जब ज्वाइन हो जाएंगे तो ज्वाइन हो जाने के बाद जो सैलरी से रिलेटेड और जो आपकी मॉनिटरी यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी बात होगी कि आपको कितना देना है खर्चा, एक आदमी आप जो कितना कार्य कर रहे हैं, वो सारी चीजें कंपेंसेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आएंगी। काय के अंतर्गत आएंगी, कंपेंसेशन क्या है आपका, कि आप एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स। अब देखो आप जो सोचोगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आजकल एम्प्लॉइयों को क्या क्या मिलता है, जब आप सोचिए
एक गवर्नमेंट जॉब में आप चले जाते हैं तो आपका एक इंश्योरेंस हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया, आपको बेनिफिट मिला गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहने का। तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट समझ में आया। इंसेंटिव कैसे मिलते हैं कि आपको दिवाली बोनस मिल गया। अभी जैसे मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, आपका डीए बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं? 4 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो न्यूज़पेपर में आपको ये पता चला होगा कि डीए हो गया आपका कितना, बढ़ा दिया है हमने 4% से। तो 4% से जो डीए बढ़ा है वो भी क्या है, एक तरह का इंसेंटिव है आपके लिए, जो कर्मचारी है उनके लिए, कि उनका क्या है, मोटिवेशनल फील होता है, अब तो सैलरी बढ़ गई थी, अब तो और अच्छा कार्य करूंगा मैं संस्था में ना। तो इसी तरह से ये क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट मिल रहे हैं और उनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। अच्छा कार्य करा तो उन्होंने क्या करा, अवार्ड दे दिया। किसी पटवारी ने अच्छा कार्य किया तो उसको अवार्ड मिल गया, किसी और कर्मचारी ने अच्छा कार्य किया तो उसको क्या मिल गया, अवार्ड मिल गया, उसको एक टिकट दे दिया, जाओ आप विदेश घूम के आओ, है ना। आप अच्छा कार्य कर रहे हो। जैसे इंदौर नगर निगम के सभी कर्मचारी ने अच्छा कार्य किया है इंदौर में, तो क्या हुआ, सफाई अभियान में आप नंबर 1 लाए तो सभी कर्मचारियों को जो है सैलरी बढ़ा दी। तो ये अच्छा हुआ ना। कि या फिर उनको क्या करा, सबको 2 दिन की छुट्टी दे दी, जाओ आप 2 दिन की छुट्टी, तो खुश हो गए ना। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब एम्प्लॉय को कितने बेनिफिट और इंसेंटिव मिले, ये सब चीजें हम क्या में देखते हैं, एचआर के अंतर्गत देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानवों का प्रबंधन कैसे करिए। ऐसे तो किया जाता है, जैसे घर में आप टॉप आए, आप जो है 10th या 12th के एग्जाम को टॉप करके घर पहुंचे कि पापा या मम्मी मेरा जो है रिजल्ट आ गया, मैं टॉप। तो घर वालों ने क्या दिया, अरे बहुत बढ़िया मेहनत करी, तो तुमको हम क्या करते हैं, कुछ बेनिफिट देते हैं, जाओ आज से तुम्हारे लिए नया फोन मिला। तो समझ गए ना। तो फिर आपको और मोटिवेशन मिली कि सोचो मैं 12th में फर्स्ट आया तो मुझे फोन मिला, अब मैं ग्रेजुएशन में फर्स्ट आऊंगा तो मुझे हो सकता है कि कुछ नया और इंसेंटिव मिल जाए, कुछ और बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो ये सब हम एचआर के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये टॉपिक को हमको जानना है कि किसको कितना क्या दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा, ठीक। स्ट्रेटेजिक रोल्स ऑफ एचआर, एचआर की जो स्ट्रेटेजी यानी रणनीति बनाना, स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति। आप बोलते हो ना कि मेरी एक स्ट्रेटेजी है, कि मेरी एक रणनीति है, तो एचआरएम की क्या है, एक रणनीति। तो कैसी रणनीति रहेंगी, एचआर स्नैपशॉट, कंपेंसेटिव मैपिंग, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे आप अगर पटवारी पद पर जाने वाले हो, क्या आपकी कुछ प्लानिंग नहीं होगी कि मैं पटवारी से कब आरआई बन जाऊं और आरआई से कब मैं और बड़े पद पर पहुंच जाऊं, नायब तहसीलदार बन जाऊं, रहती है ना प्लानिंग। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, पटवारी से आप क्या बनना चाह रहे हैं कि सर मैं तो एआरआई बनूंगा, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके बाद मैं आरआई बनूंगा सर, तो ये इससे बड़ा बन गया, फिर ये बनाऊंगा, ठीक है। रहेंगी ना कुछ प्लानिंग आपकी, करियर की प्लानिंग क्या है, मेरा डेवलपमेंट कितना हो जाएगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, कितना एक्सपीरियंस हुआ, जैसे या पटवारी से आ रहा है, ठीक है, नायब तहसीलदार, फिर उसके बाद और अच्छी मेहनत करते रहे और नौकरी को ज्यादा टाइम हो गया, जो लोग जल्दी ज्वाइन कर लेंगे 25 में पटवारी बन जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, एआरआई, आरआई से हो सकता है नायब तहसीलदार पद तक पहुंच जाए। तो ये क्या होता है, ये करियर की एक प्लानिंग होती है, उनका एक डेवलपमेंट होता है। ऐसा थोड़ी है ऑर्गेनाइजेशन में आपने आज पटवारी ज्वाइन किया है, जब रिटायर हुए तब भी पटवारी रह गए, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट होता ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। तो ये सब हम इसमें पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का चेंज जैसे हो रहा है, क्या होता था पहले, पहले रजिस्ट्री होती थी ऑफलाइन, लेकिन अब क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्री चेंज हो गई, पूरा प्रोसेस चेंज हो गया। तो यही सेम ये कि ऑर्गेनाइजेशन का चेंज हुआ और डेवलपमेंट हुआ, कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया सब चीजों का। पहले आपको साइन करना पड़ता था ऑफलाइन, पटवारी की साइन कराना है तो ऑफलाइन हो रही है, तहसीलदार के साइन करा रहे तो ऑफलाइन चल रहा है, एसडीएम के साइन चल रहे हैं तो ऑफलाइन। अब क्या हो रहा है, सब डिजिटल साइन हो गए। डीएससी जो सर्टिफिकेट है आजकल हर डॉक्यूमेंट पे डीएससी आता है, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन का चेंज है कि नहीं। तो ये सब चीजें हम यहीं पढ़ेंगे तभी तो हमको समझ में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है, सिस्टम चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। अब बताओ, कोई काम जो पहले लेटरों पे लिख लिख के साइन करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, तमाम चीजें जो कार्य होती थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन की वजह से घर से आवेदन डाल दो, है घर ही आपका अप्रूवल होके आ गया। पहले जो फॉर्म भी भरे जाते थे पीजीटी वगैरह के, जो टीचिंग एलिजिबिलिटी संविदा के फॉर्म जो होते थे, पहले क्या होता था, वो ऑफलाइन भरे जाते थे, फॉर्म खरीद के लाओ, फॉर्म आएगा, फिर वो गलत हो गया तो फिर दूसरा लाओ। तो लोग क्या करते थे, 3 दिन 4 4 फॉर्म खरीदने पड़ते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, ऑनलाइन भरना है, एडिटेबल है सब,
तो ये डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? फिर आपको क्या करना है, टैलेंट मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। टैलेंट मैनेज कैसे करना है कि आपके पास बहुत बढ़िया लोग आ गए काम करने वाले, अब उनको मैनेज करके रखना है, वो चले ना जाए, उनके अंदर और ऐसी अच्छी अच्छी चीजें उनको सिखाओ, उनको स्किल्स सिखाओ। पटवारी पद पर जैसे किसी ने ज्वाइन किया लेकिन उसके अंदर बहुत कैलिबर है, वो अच्छा सीख सकता है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो वो क्या हुआ, तुरंत एआरआई बन जाएगा, उसका पद बढ़ जाएगा और अच्छा कार्य करता रहेगा और वो स्किल सीखता रहेगा, एलिजिबिलिटीज को कंप्लीट करता रहेगा कि मुझे कंप्यूटर डिप्लोमा है, ये है, वो है, सीपीसीटी भी आती है मुझे, तो और उसके पद बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है कि आपका टैलेंट को मैनेज करने के लिए कि वो टैलेंट खराब ना हो, कि पद वो बड़ा संभाल सकता है, भार ज्यादा संभाल सकता है, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है, तो क्या करना है अपने को, उसको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ा पद देना। तो इसका क्या किया हमने, टैलेंट मैनेज किया और उसको स्किल्स सिखाई। उसने बोला अगर तुम मुझे बस कंप्यूटर चलाना सिखा दो तो मैं और अच्छा कार्य कर सकता हूँ। तो ये क्या किया आपने, कंप्यूटर चलाना सिखा दिया उसको, ठीक। तो ये स्ट्रेटेजिक रोल होते हैं एचआर के, एचआर ये सब करता है। तो ये जो पटवारी में सब बदलाव हुए हैं ये सब कहीं ना कहीं एचआरएम का ही हिस्सा है। उन्होंने क्या करा कि ये पूरा जो बैकडेटेड चल रहा था कि बस जस्ट ग्रेजुएशन, आप सोचो कि अगर आप जस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर पेपर देते हैं, क्या है जस्ट ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन सबके पास है ना, किसी को इंग्लिश आती, ना कंप्यूटर आता, ना हिंदी आती, ठीक है। अब आपने ले तो लिया उनको, अब क्या हुआ, उनको ट्रेनिंग करा, कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं, इंग्लिश भी सिखा रहे हैं, और लेकिन उसका सिलेक्शन भी हो गया। तो इसीलिए ये सब बदलाव इसके अंतर्गत किए गए। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन, फैक्ट्रियों से संपर्क, उनके अंदर जो कर्मचारी रहते हैं उनकी सब चीजें, ठीक है। तो ये आपका जो है आएगा नहीं इतना ज्यादा इसमें से, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ग्रीन एचआर क्या है, तो ग्रीन एचआरएम के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये सब पूरा अभी मैं सिलेबस बता रहा हूँ आपको, ओवरव्यू क्या है, थोड़े थोड़े ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब नेक्स्ट जो आपका है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो अभी बताया था। कुछ बच्चे हो सकता है ये सोच रहे हैं सर इतना सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचो 25 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं उनको क्या पता, क्यों, कहीं से भी पूछेगा, वो तो पूरा मैनेजमेंट लिख रखा है ना, तो सामान्य प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन यानी सब कुछ, हाँ या ना। सामान्य हिंदी में आप कितना पढ़ रहे हो, सामान्य अंग्रेजी में, सामान्य गणित में, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो ना, ब्याज पढ़ रहे हो, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हो। तो सेम आपका क्या होने वाला है, सामान्य प्रबंधन होने वाला है, ठीक है। नाम सामान्य है लेकिन काम उनके सामान्य है क्या। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि आपका जो वैल्यूज हैं, जो रिटर्न्स हैं, जैसे आप किसी चीज की वैल्यू निकालो, चलो मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूं। आप ये देखिए 2000 और 2023 और इससे 20 साल पहले 1980, 1 रुपए में जो 2000 यानी 1980 में जो कार्य होता था, क्या हुआ कार्य 2000 में कितने रुपए का होगा, आज कितने का हो रहा है, ठीक है। सेम सोचिए कि आप जब घर पे जाएं तो पूछना किसी से, बाबा की शादी 100 रुपए में निपट गई थी 1980 में, ठीक है। किसी ने 2000 में शादी करी तो उसको कितने खर्च करने पड़े, छोटी सी आम शादी, हम यहाँ 5 स्टार होटलों की बात नहीं कर रहे अभी कि वहां पर जाके सर, ठीक है। तो उसका ये सेम खर्चा 10,000 का पड़ा, लेकिन जब यहाँ आए तो वो ही काम करने में आपको लगभग कितने करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ गए। अब आप सोचिए कि आपके जब बच्चे होंगे, वही कार्य करने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, है 10 करोड़ रुपए। क्या हो रहा है भैया कि एक शादी करी है, कितने की पड़ी, 10 करोड़ की पड़ी। तो ये क्या है, ये वैल्यू और रिटर्न की पोजीशन है
कि वैल्यू क्या, कि 1 रुपए की वैल्यू 1980 में इतनी थी कि आप क्या खा पा रहे थे, 4 टॉफियां खा पा रहे थे, नहीं। फिर आपको 4 टॉफियां लेनी पड़ी 2000 में आकर, तो वो 10 रुपए की हो गई, 2-2.5 रुपए की टॉफी पड़ रही थी, है ना। और आज आप वही 4 टॉफियां खरीदने के लिए 100 रुपए दो, 25 रुपए की हो गई, वो हो रही कि नहीं। तो ये वैल्यू कितनी हो गई उसकी, ठीक है। तो सेम आपको करना है किसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फाइनेंस में हम यही करते हैं कि आप वो कंपनी किस चीज में इन्वेस्ट करें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, बहुत सारी हो जाए, है ना। कि हम कितना करना चाह रहे हैं उस वैल्यू को। सोचिए कि आज जमीनों की कीमत आपको पता है, क्योंकि आप पटवारी हो या होने वाले हो, तो आपको क्या करना है, दिन भर कैसे डील करना है, जमीन, ठीक है, और जायदाद, जमीन से डील करना है। तो आप सोचिए 1980 में 1 बीघा जमीन 10 रुपए की आती थी, या 100 रुपए की आती थी, कुछ कहेंगे 10 में कहाँ आती थी, ठीक है, 100 रुपए की आती थी। वही जमीन 2000 तक आकर कितने की हो गई, 1 लाख रुपए की हो गई कि नहीं। और ये 10 साल फिर बढ़ा था, वो कितने की हो गई, 1 CR हो गई कि नहीं। ठीक है, सेम टुकड़ा जो 1980 का था। जैसे आप अभी इंदौर में रह रहे, तो इंदौर में 1980 में भगरकुआ एरिया पे 1000 रुपए में जमीन आती थी, ठीक है। 2000 मतलब 1900, फिर 10 साल में हो सकता है 1 लाख के आसपास आ रही होगी, है। और अब कितने की हो गई वो, वही सेम पोजीशन 10 करोड़ की हो गई, वही जमीन उतनी है। तो इसको आपको ये सब चीजें, टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, कि आपको जो जमीन 10-20 साल बाद 2 करोड़ रुपए की होने वाली है, तो उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी, ये सब कैलकुलेशंस पटवारी को दिन भर करनी है। तो इसीलिए उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में आई कि फाइनेंस आपको कहाँ काम आने वाला है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर, ये सब चीजों में तो डील करने वाले हो आप, कि जमीन पहले 1 लाख की थी, किसी पटवारी ने क्या करा, उसकी वैल्यूएशन ही गलत लगाई, और गलत वैल्यूएशन लगा के सरकारी संपत्ति की रियल वैल्यूएशन कम कर दी। हो गई कि नहीं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से तो समझोगे कि आने वाले 10 साल में इस जमीन की कितनी वैल्यू होने वाली है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट प्रेफरेंस ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, वैल्यू एंड रिटर्न फाइनेंस का कार्ड है, ये सब देखना है आपको। होगा कि नहीं। जमीन ही आपको दिन भर जमीन की बात करनी है, जमीन पे ही देखना है सब कुछ का, तो ये आपको वैल्यूएशन निकालना तो आना चाहिए। आप आज घर पे जाके पूछना कि 1980 में हमारे घर का खर्चा कितने रुपए में चल जाता, खर्चे वही हैं, कोई नया नहीं कर रहा है, एक आम आदमी, आम परिवार वही सब कार्य कर रहा है, ठीक है। खाना खा रहा है, सो रहा है, और अब स्टूडेंट है तो पढ़ रहा है। सेम काम आपके पिताजी वगैरह ने भी किया था, क्या करा था, खाना खाए थे, सोए थे, पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो सेम आप सोचिए कि 1980 में जो पढ़ाई थी वो कितनी सस्ती थी, कि 10 रुपए में आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। हो सकता है ऐसे तमाम लोग मिलेंगे जो बोलेंगे 10 रुपए लेके निकला था घर से, है ना। तो 10 रुपए लेके तो तुम निकले थे, लेकिन वो 1980 में निकले थे, तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी 10 रुपए की थी उस समय, है ना, ठीक है। तो अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 10 रुपए लेके निकले थे, लेकिन 1980 में निकले थे, यानी कि बहुत सारा ले गए थे, है ना। अब सेम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आप बोलो कि मैं 2023 में 10 रुपए लेके निकला हूं और मैं अपना साम्राज्य बना लूंगा, तो एटलीस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कैलकुलेशन करके तो निकलो, कि कम से कम कितने निकलो, 10 लाख रुपए निकलो घर से, हाँ या ना। जैसे कोई बोले कि मुझे एक विश्वा जमीन मिली थी हिस्से में, 1980 में किसी को एक विश्वा जमीन मिली, क्योंकि जमीनों पे ही आपको दिन भर डील करना है। तो एक विश्वा जमीन 1980 में जिसकी वैल्यूएशन कितनी थी, मात्र 10 रुपए। और वहां से क्या हो गया, समय ने, बहुत समय बाद हाईवे निकल गया, फैक्ट्री बन गई, प्रोजेक्ट बन गए, विजयनगर चौराया जैसे इंदौर में सबसे महंगा एरिया है, बहुत और भी लोग हैं, और भी एरिया है ना, हर जगह। मुंबई में जैसे 1980 में मुंबई में क्या था,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी वहां की जमीन की कितनी हो गई? क्यों? आज चले जाओ आप, एक फुट ना मिलेगा जितने में। भंवरकुआ चौराहे पे आज बहुत कीमतें हैं बिल्डिंगों की, क्योंकि कोचिंग का एरिया सब है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ रहे हैं ना आप? तो ये सब आपको पढ़ना है कि हमारी वैल्यू क्या थी, उस पर रिटर्न कितना मिला। जमीन से दिन भर डील करना है आपको, दिन भर कागजों की कार्रवाई होगी कि पहले उस मकान की कीमत इतनी थी, आज इतनी रह गई। बंटवारे होंगे, जमीनों के विवाद होंगे, ये सब इसी वजह से होता है। उस वाले खेत को नहीं लूंगा, मैं इस वाले को लूंगा, क्यों? उसकी वैल्यू उतनी नहीं हुई जितनी इसकी हो गई। तो समझते फाइनेंस मैनेजमेंट का पार्ट है कि नहीं? आप कार्य उसी पे कर रहे हो। तो कुछ संस्थाएं क्या कर रही हैं जो पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको बता ही नहीं रहे कि ये सब बढ़ा क्यों सिलेबस। कार्य करना है कि नहीं करना आपको? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी एंड लैंड, ये दोनों मान के चलिए। आप मान के चलिए आप खेतों की कीमत आज क्या है, किसी का हाईवे निकल गया, करोड़ों की कीमत हो रही है, वो आप क्या कर रहे हो? छोटी छोटी गलतियों की वजह से, पटवारी की गलतियों की वजह से क्या हुआ, सर्वे नंबर गलत लिख दिया, कभी कभी डाटा गलत लिख दिया कि 2 बीघा थी कि 2 एकड़ थी, है ना, 2 बिस्वा को एकड़ बना दिया, एकड़ को बिस्वा बना दिया, है ना। तो उसकी वैल्यूएशन कितनी रह गई? वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क कितना है किसी चीज को जैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आजकल आपको पता ही है सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, शेयर मार्केट वैल्यूएशन हो, ये सब। ठीक है। कैपिटल बजटिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, रिस्क एंड अनसर्टेन एनालिसिस और डिविडेंड, यानी कि आप जो शेयर मार्केट में पैसे लगाने वाले हो या कहीं भी लगाने वाले हो, उसका कितना डिविडेंड निकल का आएगा। समझ गए टाइम वैल्यू ऑफ मनी? इसको आप घर जाके एनालिसिस करना कि सोचो कि 1 तोला सोना 1980 रुपए में कितने का था। 1 तोला यानी कि 10 GM, 10 ग्राम सोना 1980। ठीक है। और यही सोना आपका घर पे पड़ा है ना, कितने रुपए का था? ठीक है, ये 1330 का। और 2000 में कितने का हो गया वही? ठीक है, अब 44,000 हो गया था। ठीक है। ठीक है, आज कितने का है वही? उतना का उतना ही रखा है, ये आपने कुछ नहीं करा। सोना उतना ही है कि नहीं? गोल्ड कितना है? गोल्ड 10 ग्राम ही था, और वो उतना का उतना ही रखा है। तो उसकी वैल्यू 1330 थी 1980 में, लेकिन 2000 में कितनी हो गई? 44,000 रुपए हो गई। तो हाँ, 4400। ठीक है, तो कितना हो गया? 4400 हो गया। और आज कितना हो गया? ठीक है, 2023 कितनी आई अभी? अभी 58 चल रहा है। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लो, इससे 1330 से कंपेयर कर लो, कितनी वैल्यूएशन बढ़ी उसकी? बढ़ी कि नहीं? तो यही आपको कैलकुलेट करना है फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी। दिन भर पटवारी का काम ही यही है, लेकिन मैनेजमेंट से डर रहा है। ये मैनेजमेंट क्यों पढ़ना है हमको? अरे आपका कार्य आसान होने वाला है जब आप मैनेजमेंट पढ़ के, ये सब चीजें पढ़ के जाओगे वहां, तो ये सब कैलकुलेशन जब करोगे तो कितना मजा आएगा कि अरे मैंने तो पढ़ के गया था, मुझे तो आता ही है। करना वही है, इसीलिए तो सिलेबस में डाला कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत वो बता रहा है कि 10,000 रुपए कितनी है, कागजों में 10,000 वैल्यूएशन रखी है, रियल वैल्यूएशन आज की 10 करोड़ है। कितनी है? वो बोल रहा है पुरानी जमीन है 10,000 में बेची थी, तो क्या 10,000 ही रहेगी? सोना जो आपने 1300 का लिया था 10 ग्राम, आज भी वही है। कितने डबल से भी ज्यादा हो गया ना, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स तो जीरो बढ़ाया जैसे ही हो गया, हुआ कि नहीं? 13,300 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, और इसका 40 टाइम्स हो गया। अब जो जमीन की 40 टाइम्स होगी तो यहाँ से इंटू कर लो। और इनकी जमीन है तो जमीन तो फिक्स रहती है, सोना तो चलो और कोई चीज मैनेज कर रहा है, जमीन को तो वहीं की वहीं रहना। क्लियर? तो ये आपको इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक। अब जैसे कंपनियों में भी आप लोग समझते हैं क्या होता है दिन भर,
ये सब सिलेबस है अभी आपका। ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आपको ऐसा ओवरव्यू लगे कि हाँ ये जो है वास्तव में ही हमसे पूछा जाएगा। फाइनेंस को तो आप इग्नोर मार के ही मत जाना, नहीं तो पता चले वहां पे आपको चक्कर आने लगेगा, ये क्या हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हम तो क्या करते रहे, थ्योरी रटते रहे। जो कार्य से संबंधित पद है उसी कार्य से संबंधित तो पूछेंगे आपसे, हाँ या ना। ठीक है, तो ये क्या होता है, मर्गर मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर का मतलब होता है दो कंपनियों का आपस में सम्मिलन। ये एक कंपनी चला रही थी थोड़ा थोड़ा, दूसरी भी चल रही थी थोड़ा थोड़ा, दोनों ने क्या किया, मर के साथ में मर्ज होके एक नई कंपनी बनाई नाम से, और उन दोनों के कर्मचारी मिल गए। इनको अच्छा टैलेंट था, इनमें भी अच्छा टैलेंट था, दोनों ने मिलकर अपने टैलेंट का एक ही डायरेक्शन में यूज करा, तो उससे क्या हुआ, रिजल्ट अच्छे आने लगे। तो ये मर्जर हो गया, यानी कि ए कंपनी एक ही सेक्टर की और बी कंपनी भी एक ही सेक्टर की। जैसे आपको पता होगा ई कॉमर्स एक वेबसाइट थी, मतलब ये जो डिलीवरी वाले पार्टनर थे उबर ईट्स और जोमेटो, ऐसी कंपनियां थी ना, किसी ने किसी को खरीद लिया, तो क्या हुआ, एक्विजिशन हो गया। वो उबर ईट्स को किसने खरीद लिया, जोमेटो ने। सुना था ना, दो कंपनी चलती थी, डिलीवरी देती थी खाने वाने की, सेम। तो ये एक्विजिशन, यानी कि जो कंपनी छोटी थी उसको क्या कर लिया, खरीद के अपने आप में ही मिला लिया कि आ जाओ तुम छोटा कार्य कर रहे हो। ठीक है, ये मर्जर, ये एक्विजिशन होता है। ठीक है, मर्जर नेगोशिएशन, जैसे डील करी कि देखो मेरे पास 2 सेब है, तुम्हारे पास 4 सेब है, तो 6 सेब बनाने हैं अपने को, तो तुम मुझसे कह रहे हो देख 10 रुपए ले ले मिला दे, नहीं 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 50 रुपए के आए थे। तो सेम नेगोशिएशन जैसे आप जो मार्केट में करते हो, वही नेगोशिएशन क्या, मर्जर की जो नेगोशिएशन कंपनियों में हुई कि देखो हमारी वैल्यूएशन इतनी है, इसकी इतनी है। जैसे आपको ये अब क्यों पढ़ना है कि जैसे खेतों में होगा, मान लीजिए सरकार का कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, तो आपको नेगोशिएशन दिन भर करनी है कि देखो भैया 6 बीघा जमीन ये भी आ जाएगी हिस्से में, तो यहाँ से हमारा क्या है, रेलवे स्टेशन बन जाएगा। तो दिन भर प्रॉपर्टियों की बात, दिन भर पटवारी का क्या काम, नेगोशिएशन। इसको दे दो सरकार को, तुमको अच्छे पैसे दिलवा दें। वो कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं मान रहा, सबके लिए जो आया वही मैं नहीं लूंगा। तो उसने क्या कर दिया, एसटी ले लिया, ये सब कर, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, दिन भर होनी है। तो नेगोशिएशन करोगे कि नहीं नेगोशिएशन। ठीक है, अब ये टॉपिक्स तो आपको ज्यादातर मुझे लग नहीं रहा कि आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पर फिर भी इनको थोड़ा थोड़ा अपन गो थ्रू कर लेंगे, एमसीक्यूज आए होंगे तो देखेंगे, नहीं तो अपन इनको इग्नोर मार सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे अभी मैंने बताया कि आपको क्या बनानी है, रणनीति बनानी है किसी संस्था में। ये सारा आपका क्या है, टॉपिक्स है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, क्या रणनीति कैसी रहेगी, किस चीज के लिए बना रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस करना उस रणनीति की, क्या वो रणनीति सही बन गई क्या पूरी। जैसे आपने सिलेक्शन की एक रणनीति बनाई होगी कि मैं 8 सब्जेक्टों में से, जो आपके 8 सब्जेक्ट है पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, क्या कि मैं पढ़ूं कैसे, कौन सा मेरा स्लो टॉपिक है, कौन सा फास्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन से में गलती कर रहा हूँ, कौन से में नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीजें आपने रणनीति बनाई होगी। सेम संस्थाएं भी रणनीति बनाती, तो वो रणनीति हम पढ़ेंगे इसमें। किस किस की रणनीति, टू इंडस्ट्री एनालिसिस, हमारी जो इंडस्ट्री है वो कैसी है, इसको एनालिसिस करना। तो ये सब क्या है, थोड़ा मैनेजमेंट का वो वाला पार्ट है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। इसको अपन थोड़ा बहुत तो जान लेंगे, वो बकाया इसके क्या करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चंस फुल फॉर्म के रूप में आते हैं, यानी कि एब्रीविएशंस जो आते हैं, वो सारे एब्रीविएशंस जरूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जैसे टॉपिक आया व्हाट इज MIS। ठीक है, तो MIS का फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एक और फुल फॉर्म आया B2C, इस तरह के, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। ऐसे जो एब्रीविएशन है उनको आप बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि वो तो आपको क्या दिलवाने वाले हैं, सीधे सीधे नंबर दिलवाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, सिलेबस है ये आपका मैनेजमेंट का, ये सब मार्केटिंग पोजीशनिंग ये सब पढ़ना पड़ेगा अपने, पोजीशनिंग एरर और टारगेट। अब सोचिए
कि मार्केट पोजीशन क्या होता है कि जो कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो वो जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो किस मार्केट के लिए बना रही है, कैसे कस्टमरों के लिए बना रही है, वो क्या वो कस्टमर वास्तव में उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, ये सब हम मार्केट पोजीशनिंग में जानते हैं। पोजीशनिंग एरर कैसे होता है? जैसे खिलौनों की कंपनियां, अब खिलौनों की कंपनियां क्या करती हैं, जो बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाती है वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट बच्चों के लिए ना करते हुए मम्मी और पापा के लिए करती। क्यों? खिलौने दिलाएगा कौन? ठीक है, कॉपी किताबों की जो कंपनी है छोटे बच्चों के स्कूलों वाली, वो क्या करती है, वो भी मम्मी पापा के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है। ठीक है, सेम बॉर्नवीटा और जो च्यवनप्राश आए, उनने किसको टारगेट करा मार्केट में? मम्मी को, कि देखो भैया अपने का टारगेटेड कौन है, मम्मी अगर पिलाएगी तो ही बच्चा पिएगा। तो उनने क्या टैगलाइन बनाई कि हर स्मार्ट माँ या हर समझदार माँ का पहली पसंद। मतलब उनने क्या करा, माँ को ले लिया कि माँ के लिए एडवर्टाइजमेंट करना है कि देखो मम्मी समझदार है तो वो तो बॉर्नविटा लाती है। ठीक, तो और एरर कहाँ हो जाता है, जब वो बच्चों के लिए करने लगे। तो सेम इस तरह हर प्रोडक्ट की एक अलग अलग कैटेगरी होती है। कॉफी वाला जैसे कोई है तो वो कॉफी वाले कस्टमर को टारगेट कर रहा है, तो उसमें कॉफी में अपना ब्रांड बना रखा है। सेम आपको ये सब चीजें जाननी है। तो क्या होता है टारगेटिंग? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका टारगेट है कि मुझे पद लेना है, ये वाला पद लेना है। सेम कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसका टारगेट होता है कि मुझे इस कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना है। ठीक, तो उसी कस्टमर को जिसको प्रोडक्ट बेचना है वो उसकी टारगेट सेट करना, उसके बारे में रणनीति बनाना कि इस कस्टमर तक वैसे पहुंचेंगे। प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन, कि प्रोडक्ट क्या रहेगा, कितने प्राइस में लेगा ये। जैसे कोई अभी मान लो कोई नई कोचिंग आई, उसने कोर्स लॉन्च कर दिया, 10 लाख रुपए फीस है सब। कितनी है? 10 लाख रुपए फीस है। तो अब आप सोचिए कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसीजन उन्होंने किया, तो सोचा कि 10 लाख रुपए हम फीस ले रहे हैं किसी चीज की, क्या कोर्स है हमारा, क्या प्रोडक्ट है, हमको किसको बुलाना है। अब सोचो कि 10 लाख रुपए अगर उनकी फीस हुई तो किसके मार्केटिंग करेंगे, कैसे लोगों में मार्केटिंग करेंगे? जो ये 10 लाख रुपए दे सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा, उनको कुछ मार्केटिंग मैनेजरों ने बताया सर ये गलत कर रहे हो, आप ऐसा करो फीस को कम करो थोड़ा सा, आप ऐसा करो 1 लाख रुपए फीस करो तो बच्चे आएंगे भी। फिर क्या हुआ, उन्होंने कही चलो ठीक है अब आपकी मान लेते हम, 1 लाख रुपए फीस कर देते हैं। तो 1 लाख रुपए फीस करी तो मार्केटिंग पोजीशनिंग में और क्या हुआ, प्रोडक्ट और प्राइसिंग डिसीजन में थोड़ा सा क्या हुआ, चेंजेस आए कि देखो भैया ये 10 लाख रुपए फीस कोई नहीं देने वाला, फीस कम करो। फिर और समझ में आया नहीं यार 1 लाख रुपए फीस भी बहुत है, फिर चेंज करी। फिर उन्होंने कही नहीं नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते इस कोर्स को। तो उनने क्या करा, 10,000 रुपए में आ गए वो। क्या कर दिया उनने, 10,000 रुपए फीस कर दी। तो ये समझ में आया कि प्रोडक्ट क्या था और फिर प्राइसिंग डिसीजन कैसे लिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट, कि किसको टारगेट कर रहे हो। आप सोचिए कि आप मिडिल क्लास स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हो, फिर कह रहे हो 10 लाख रुपए फीस है हमारी, तो क्या आएगा वो। तो ये डिसीजन आपको लेनी, ये इसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, आज आपका सिलेबस चल रहा है पूरा, क्या क्या आपको पढ़ना है और इनमें से प्रश्न क्यों बनेंगे, समझ रहे हैं ना? प्रश्न बनेंगे कि नहीं, अब इसमें से आप सोचिए। प्राइस टैग्स, जैसे अब यहाँ से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कोई प्रोडक्ट कैसे बनता है और वो कब तक चलता है। जैसे एक पटवारी की कोचिंग संस्था है, कब तक चलेंगे, पेपर तक। जैसे ही पेपर हुआ कौन चलाएगा, समझ में आया ना, कि नया प्रोडक्ट बना, कि बैच बने, क्लासेस हुई, कब तक चली, पेपर तक। जिस दिन पेपर खत्म किया उस दिन आप उसके बाद आओगे क्लास, वीडियो देखोगे पटवारी का, नहीं ना। तो सेम होता है प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कब तक प्रोडक्ट चलेगा, जब उसकी जरूरत होगी। जैसे विंटर के लिए आपने क्या बनाया, जैकेट बनाए, वूलन कपड़े बनाए, तो उन सबकी क्या होती है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। नया प्रोडक्ट बनाया तो उसकी प्राइस डिसाइड करी, स्ट्रेटजी बनाई, उसकी मार्केटिंग कराई, चैनल बनाए उसके लिए, कहाँ तक भेजना है ना। उसके बाद क्या, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन करा, बताया कि देखो ये जैकेट बन गई है ले लो, बहुत बढ़िया जैकेट बनाई है, इस बार कंपनी नई जैकेट लाई है। और एडवर्टाइजमेंट और सेल्स करे, सेम जैसे पटवारी की कोचिंग करती हैं, अभी कर रही ना सब। देखो भैया पटवारी पेपर आने वाला है, कोर्स बन गया है, कोर्स लॉन्च हो गया है, पीडीएफ मिलेंगी, पीपीटी मिलेंगी। सेम
ये क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट लाइफ और प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रहा है। कब तक चलेगा ये, जैसे देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसे चलती है, ठीक है, ये ग्राफ, नया प्रोडक्ट डेवलप हो गया यहाँ तक आया, यहाँ से क्या हुआ, 10 दिन में प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम लगा, 20 दिन में पूरे मार्केट में फैल गया, मार्केटिंग करके ये सब करके। सोशल मीडिया का जमाना आजकल, टाइम घट गया, चीजें जल्दी वायरल हो जाती हैं, और जितनी जल्दी वायरल होती हैं उतनी जल्दी डिक्लाइन भी हो गई। तो पीएलसी का ग्राफ कुछ ऐसा है, हम पढ़ाएंगे क्लासेस में, जब आपकी और रेगुलर क्लासेस चलेंगी तो आप 2-2 घंटे पढ़ेंगे इन सब चीजों। तो ये क्या हुआ, तो ये क्या होता है, ये होता है पीक, पीक पॉइंट है, मैक्सिमम सेल्स होती है यहाँ पे, क्या होता है, बहुत ज्यादा ही होता है, ठीक, मैक्सिमम सेल होगी तो क्या बहुत सारा पैसा आ रहा होगा संस्था। और यहाँ पे क्या होता है, जब प्रोडक्ट बन रहा होता है तो कोई पैसे नहीं आते, जब नोट्स बन रहे होते तब पैसे आते क्या किसी पे, नहीं देते ना बच्चे, अभी तो नोट्स बन रहे हैं, जब नोट्स बन जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, डेवलप हो जाती है, सेल होती है, तो सेल होती है तब आपको क्या करना पड़ता है, ठीक। चैनल कैसे बनाया कि अब ये नोट्स पहुंचेंगे कैसे बच्चे तक, चैनल बनाया कि जब आपके लिए डिलीवरी करवाएंगे, ऑनलाइन पीडीएफ डालेंगे, टेलीग्राम पे देंगे, व्हाट्सएप पे देंगे, मेल करेंगे, क्लियर। समझ में आया क्या हो रहा है इन कार्यों में, मार्केटिंग कैसे क्या करते हैं पर प्रोडक्ट की, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए कस्टमर। देखो भैया मैंने जो प्रोडक्ट लिया बहुत बढ़िया लगा मेरे को, तो वो क्या करेगा, दूसरे को बताएगा। तो मार्केटिंग का उद्देश्य होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और वैल्यू जनरेशन। कोई प्रोडक्ट जो छोटा छोटा है, एक एक बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं रिटेल, और बल्क किसको बोलते हैं, बल्क या होलसेल। समझ में आया ना, एक बोतल बेच रहा है कोई आदमी दुकान पर, छोटी सी आप लेने गए, एक ही कस्टमर आया, एक बोतल लेके गया अपने लिए, तो वो क्या हो गया, रिटेल हो गया, कि सारे कस्टमर आए और एक एक से ही लेके जाए। उनका उद्देश्य ये नहीं होता रिटेल मार्केट का सब ले जाओ इकट्ठा, थोक में फिर डिस्काउंट मांगो, वो तो क्या कमाता है, हर पीस पे कमाता है। तो रिटेल मार्केटिंग कैसे करेंगे, ग्रोथ ऑर्गेनाइज रिटेल ऑफ इंडिया की क्या है, भारत में कैसा चलता है ये मार्केट, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिसेंट ट्रेंड इन रिटेल मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग में अभी जो वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहे हैं, कैसे कैसे मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन चल रही है, फोटो खींच के भेजा या, ठीक है। ई मार्केटिंग इमर्जिंग ट्रेंड, डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होती है, मार्केटिंग यानी कि उस प्रोडक्ट और वैल्यू, जो प्रोडक्ट आपको देने वाला है उसके बारे में अवगत करना कस्टमर को, ठीक है। उसके बाद ग्रीन मार्केटिंग कैसे, कि एक ऐसे मार्केटिंग का तरीका अपनाना है आपको, कैसा अपनाना है कि जिससे क्या ना हो, सोसाइटी में कचरा ना, और क्या ना हो, इतनी मार्केटिंग नहीं करना आपको कि बहुत सारा कचरा हो गया है, फिर उसकी सफाई, रिकम्पोजिशन, वो सब चीजें नहीं करनी। तो ऐसी मार्केटिंग को ग्रीन मार्केटिंग, ये क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड है, तो इसका टॉपिक में आ सकता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग, कुछ जो एक्सपोर्ट वाली कंपनियां देश विदेशों में डील कर रही हैं, तो उनको मार्केटिंग क्या यही करनी है, विदेशों में भी तो पता चलना चाहिए उनके प्रोडक्ट का, अन्य देशों में पता चले, तो इसमें इंटरनेशनल मार्केटिंग आती है। एंट्री मोड डिसीजन, कि आप विदेश में कैसे जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट जाएगा आपको, मतलब कंपनी कैसे एंटर करे, अपना प्रोडक्ट और देशों में कैसे बेचे, तो वो सब चीजें हैं। एफडीआई एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, विदेश से पैसा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे आपके पास पैसा नहीं है लेकिन प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और सर्विस सबको पसंद आ रही है, अब आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और सारे, लेकिन इतना फंड नहीं है, तो क्या करेंगे हम, किसी को इन्वेस्ट करवाएंगे, एफडीआई करवाएंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग क्या होगी हमारी, मार्केटिंग मिक्स की, इंटरनेशनल मार्केट कैसे होते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके, ये सब चीजें हम इसमें मार्केटिंग में पढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं आपको ये सारे जो टॉपिक बताए वो तो था पूरा सिलेबस, लेकिन अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जिनसे अधिक से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स में प्रश्न बने ही बने। बस अगले 10 मिनट में अपनी क्लास आज की हम खत्म करेंगे। इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें प्रश्न आया ही आया, अब तक तो मैं पूरा सिलेबस बताया, आप पढ़ के पूरा जाओ लेकिन इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट क्या क्या है,
वो सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर क्या है, एचआरएम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स बताया था ना, मानव को कैसे प्रबंधन करना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, क्योंकि आपका काम ही लगभग अकाउंटिंग वाला ही है पटवारी पद में, है कि नहीं। उसके बाद थ्योरीज और कम्युनिकेशन, और उसके बाद टेक्नोलॉजी से संबंधित, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदली है और कार्य करने की पद्धतियां बदल गई हैं, तो इन्हीं पे प्रश्न आ रहे हैं। मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज इन मैनेजमेंट, आजकल जो प्रबंधन में चल रहा है, जैसे किसी को बोलो मार्केटिंग करता है वो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, वो तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, वो तो ऐसे टर्म्स को आपको पता होना चाहिए। इन्हीं प्रश्न इन्हीं टॉपिकों में आएगा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि बैक ईयर तो पढ़ लिया, कि पुराना कभी नहीं पूछा, तो लेटेस्ट तो यही चल रहा है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं माननी। अब जैसे कोई बोले व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आपने सुना होगा ना, बहुत सारे बोर्ड लगे रहते हैं आजकल मार्केट में, नेट पे चलाओ तो नेट पे भी डिजिटल मार्केटिंग दिख रहा है आपको, दिन भर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर, ये सब वर्ड सुने हैं आपने। तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। एमसीक्यू में ज्यादातर प्रश्न इन्हीं चीजों से बनते हैं कि डायरेक्ट उन्होंने पूछ लिया आपसे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पे टॉपिक पे प्रश्न आ गए, डायरेक्ट पूछ लिए, बताइए सेल फोन मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है, पर्सनल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो ऐसे जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज जो मैनेजमेंट में आए हैं, मार्केटिंग में आए हैं, वो सब आपको पढ़नी है। ठीक। अब उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया, मर्जर एंड एक्विजिशन क्यों पढ़ना है, क्योंकि दिन भर यही कार्य हो रहा है कंपनियों का, इसने इसको जोड़ लिया साथ में, इसने इसको कब्जा कर लिया, पूरी कंपनी ले ली, खरीद लिया। मर्जर एंड एक्विजिशन में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सरकार भी क्या कर रही है, बैंकों का मर्जर कर दिया है ना, किसी कंपनी को किसी ने एक्वायर कर लिया, पोर्ट एक्वायर हो गए, रेलवे एक्वायर हो गई, कोई स्टेशन एक्वायर हो गया, एलआईसी को भी ये करना है वो करना है, ऐसा चल रहा है ना सब मार्केट में। तो जो ट्रेंड चल रहा है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं मानना है, क्योंकि इसी पे प्रश्न बनते हैं। क्योंकि इतनी मोटी किताब में से आप ज्यादातर उसी टॉपिक के बारे में तो पूछोगे बच्चे को, जो चल रहा है मार्केट में, ट्रेंड में। तो ये बिल्कुल इग्नोर मार्केट नहीं जाना है आपको। 25 क्वेश्चनों के लिए ये लगभग 30 टॉपिक ऐसे हैं, टॉपिक है ये तो वो नहीं है पूरा हेडिंग, मतलब छोटे छोटे टॉपिक जिनसे प्रश्न हमेशा बने ही हैं। इन टॉपिकों को आप बिल्कुल रट के जाइएगा, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर, क्योंकि देखो अभी 2-3 दिन में जो आपने देखा होगा माहौल जो चला, कि एक बड़ी कंपनी का शेयर गिर गया है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट दूसरी अन्य कंपनियों पर क्या हुआ, तो शेयर एंड बॉन्ड्स का कैसे क्या चलता है वो सब मार्केट में, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, तो लोग प्रश्न बने ही नहीं बनेंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। मार्केटिंग ट्रेंड क्या है, जैसे एमएलएम मार्केटिंग आपने सुना होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग चलती है, ठीक है। मार्केट पोजीशनिंग क्या है उसकी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट को भेजना, सरकार का सबसे बड़ा ध्यान इसी पे रह रहा है आजकल के, प्रोडक्ट नहीं भेज पा रही हैं कंपनियां, उनको क्या नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब देखो ये आपका आखिरी स्लाइड है जिसमें इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ये टॉपिक से हमेशा याद रखो, क्या लिखा हुआ है, टॉपिक है, पूरा चैप्टर नहीं है। चैप्टर के अंदर से भी निकाल के ढूंढ के जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो बता रहा हूँ आपको। इन टॉपिकों को भी अगर कोई पढ़ के चला गया तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि 25 में से 20 क्वेश्चन तो वो अटेम्प्ट कर आएगा और सही भी हो जाएंगे। करना तो आपको माइनस मार्किंग है नहीं, तो अटेम्प्ट करोगे, लेकिन इन्हीं से संबंधित कहीं ना कहीं प्रश्न आने वाला है। क्योंकि जो मार्केट में चलता होता है, ट्रेंड होता है, उन्हीं की संस्थाएं पेपर बना रही होती हैं, और कहीं ना कहीं जो जिसने चुना है वही तो पेपर में डालेगा, ठीक है। तो कस्टमर रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है, दो तरह के कस्टमर होते हैं, एक तो डिवोशनल होता है, एक न्यूट कमर होता है, बार बार आप ही का प्रोडक्ट यूज करता है, एक कभी एक बार यूज कर ली, फिर उसको अच्छा लगा तो दोबारा करा, नहीं तो नहीं करा।
होते हैं ना, ऐसे ही आपको सारी चीजें क्या जाननी है, इनके कस्टमर के कितने कितने टाइप है, उनकी रिलेशनशिप कैसी है, क्या वो दूसरे को बताता है कि नहीं बताता। ठीक है, रिटेल मार्केटिंग कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट की, रिटेल मार्केटिंग के साधन क्या क्या है, ई मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया, दिन भर इसी की बात चलती, तो इस पर प्रश्न आएंगे ही आएंगे, है ना। B2B क्या है, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ई कॉमर्स आपने पढ़ा ही नहीं, ई मार्केटिंग जानते ही नहीं, तो प्लेटफॉर्म क्या जानोगे, फिर आप क्या करोगे, मन से, और मन से लगा वो तो गलत हुआ। क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से चलते हैं, सिक्स सिग्मा क्या है, ठीक है, BSI क्या है, सुनिए ये BSI सिक्स सिग्मा, BSI सुना है, ISI मात्र सुना है। अब ISI अगर आपने सुना है, BSI अगर सुना है, तो इन दोनों को पढ़ के जाओ, क्योंकि ये क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट है, इन पर टॉपिक ज्यादा डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा कि व्हाट इज ISI, फुल फॉर्म ऑफ ISI, फुल फॉर्म ऑफ BSI, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर पे देखो आपको पता है सरकार पूरा ध्यान क्या दे रही है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, क्या बनाना है उनको, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, जब आप अपना बिजनेस कर रहे होंगे, या हर कोई गवर्नमेंट जॉब के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहा होगा, तो अब क्योंकि आत्मनिर्भर भारत इस समय जोरों पे है, तो एंटरप्रेन्योर के संबंधित तो प्रश्न आना ही है कि भारत की कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और कौन कौन से विभाग इससे संबंधित होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, ये प्रश्न एंटरप्रेन्योर पे आने ही आने, कौन कौन सी स्कीमें हैं, एंटरप्रेन्योर किस टाइप के होते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या होती है, मेल एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं, सोलो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इनफीप्रेन्योर क्या है ना। तो ये सब टॉपिक्स पे आएगा ही है। ग्रीन मार्केटिंग आजकल बहुत से प्रश्नों में पूछा गया है, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं बहुत सारे ये प्रश्न आते हैं कि व्हाट इज ग्रीन मार्केटिंग, यानी कि आपको ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके मार्केटिंग करनी है जिससे प्रकृति को हानि ना पहुंचे। तो आप क्या कर रहे हैं, पॉलीथीन प्रिंट करा के आपने कंपनी की बांट दी 50,000 एक शहर में, अब वो क्या हो रहा है, 4 दिन बाद वो पॉलीथीन क्या हो रही है, मार्केट में डली है और कचरा हो रहा है उनसे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, अगर इंदौर हुआ तो इंदौर नगर निगम क्या कर दिया, आपके ऊपर फाइन लगा दिया, लो, क्योंकि आपने ग्रीन मार्केटिंग नहीं अपनाई तो आपके ऊपर फाइन। ग्रीन मार्केटिंग समझ में आ गया, लेटेस्ट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या नियम्स हैं, EBIT EPS एनालिसिस, यानी कि अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स, ठीक है, इंटरेस्ट और टैक्स की पहले की इनकम, और EPS अर्निंग पर शेयर, यानी कि जो शेयर आपने खरीदा और उसका कितना लाभ आपने पाया, शेयर मार्केट से संबंधित जो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो। फिर CSR, व्हाट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है ये CSR, क्या होता है CSR, एक कंपनी का कुछ ज्यादा टर्नओवर जब हो जाता है, उस कंपनी को कुछ हिस्सा अपना सरकार के ऐसे विभाग जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ जुड़कर CSR के लिए कुछ ऐसा कार्य करना पड़ता है, या किसी NGO को दे दिया, या सोसाइटी की हेल्प करने के लिए उनके लिए कुछ एक अच्छा कार्य कर दिया। जैसे क्या करती है टाटा ग्रुप ने, क्या करवा दिया, कोई हॉस्पिटल बना दिया, ठीक है, या कहीं दान कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, ऐसी जो कार्य करते हैं वो सारी चीजें CSR में जाती हैं। जो बड़ी कंपनियां सोसाइटी की भलाई करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए क्या करते हैं, हम दान करते हैं या सहयोग करते हैं सरकार का भी, और ठीक है। तो ये था आपका इंपोर्टेंट टॉपिक्स के साथ सिलेबस डिस्कशन ऑफ मैनेजमेंट, क्लियर। तो अब आपको ये देखना है, देखिए क्या करना है अब आपको, पहला, ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया, जो इंपोर्टेंट टॉपिक बनाए उनकी एक लिस्ट बना लो, क्योंकि अब अपने पास मैक्सिमम 1 महीना है, मार्च चालू, फरवरी चालू हो गई है, मार्च में आपका पेपर है, क्या करो, ये जो टॉपिक बताए IM पे टॉपिक, इनको सबसे पहले कवर करो, सबसे पहले। अगर आप सिलेबस वाइज जाओगे तो हो सकता है आपका सिलेबस रह जाए,
पूरा कराएंगे, लेकिन क्योंकि आपने मैनेजमेंट पहले कभी नहीं पढ़ा तो आप सोचिए कि 2-2.5 साल का मैनेजमेंट आप 1 महीने पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हों से प्रश्न बनते ही बनते हैं वो तो आपको छोड़ना ही नहीं। और 25 प्रश्न आपके आने वाले हैं और लगभग 30 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, वो टॉपिक दिए हैं, और हो सकता है एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न भी बन जाए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप 30 तो करीब पहले सबसे पहले रट लो इनको, तो इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जब आप इतना कर लोगे तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे कि नहीं। ये पिछली 3 स्लाइडों में जो मैंने आपको बताया, क्या बताया, ये जो तीनों स्लाइडों में मैंने बताए इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10 इसमें, 10 इसमें और 10 ये, अगर एक एक प्रश्न भी इनमें से बना या कभी 2 बन गए तो ये 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से प्रश्न कहीं ना कहीं बने, इसीलिए इनको यहाँ रखा गया। फिर इसमें ये एक लास्ट टर्म लिखा था, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट। क्या करना है आपको जैसे MIS, ठीक है, B2B, ई-कॉमर्स, ठीक है, ऐसे जो शॉर्टकट्स हैं इनको तो मैनेजमेंट के सारे शॉर्टकट से याद कर लो, 2-3 प्रश्न इनमें आते ही आते। फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म अगर आपके 2 प्रश्न बन गए तो देखो कितनी मदद हो रही है आपको कि केवल शॉर्टकट से ही आपका काम हो गया। आपको क्या नहीं करना पड़ा, पूरा टॉपिक या पूरा सिलेबस, क्योंकि पढ़ेंगे अपन, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 2-2.5 साल का जो पूरा मैनेजमेंट का सिलेबस है वो 1 महीने में आपको याद रहे पेपर में। ठीक है, तो ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच्चे ऑनलाइन है वो, जो ऑफलाइन है वो भी यहाँ से ले लेना। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक। ये था हमारा सिलेबस डिस्कशन। अपनी रेगुलर क्लासेस रहेंगी 11 बजे से मैनेजमेंट की। कोशिश करेंगे एक दिन में एक टॉपिक अपना कवर हो। शॉर्ट फॉर्म बहुत जरूरी है, आजकल इनसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। जुड़े रहिए आप लोग चैनल पर। थैंक यू। कल से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, नया टॉपिक शुरू करेंगे।